प्रजनन के लक्षण, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के समय विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं, बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, वसा इत्यादि का निर्माण होता है। प्रजनन काल में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का द्विगुणन होता है। कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं और कोशिकाओं में अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और प्रजनन के समय युग्मकों का अर्थात गैमेट्स का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के समय निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। बहुकोश के जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक नई संतानों का प्रारंभ युग्मनज अर्थात जायगोट नामक अकेली कोशिका से प्रारंभ होता है। एक जायगोट कोशिका से भ्रूण विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द्वारा पूरे जीव के शरीर का निर्माण होता है। जायगोट में अनेक समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनी कोशिकाओं में विभेदीकरण डिफ्रेंसिएशन होता है, अर्थात एक भ्रूण के द्वारा नई नई अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे भावी जीव शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण परिवर्धन के फलस्वरूप जीव का पूर्ण शरीर बन जाता है, लेकिन यह जीव का छोटा माप होता है। इसे शिशु प्रावस्था कहते हैं। इसके ऊतकों में समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और एक वयस्क जीव का निर्माण होता है। मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अन्य कशेरुकी जंतुओं की भांति मनुष्य भी मोनोसेक्सुअल अर्थात एक लिंगी जंतु होता है। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात हम बाहर से देख करके मनुष्य में नर और मादा की पहचान कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त गैर लैंगिक लक्षण भी होते हैं, जिसके द्वारा हम नर मादा की पहचान करते हैं। स्त्रियों में पुरुषों जैसी दाढ़ी मूंछ नहीं होती तथा वक्ष पर भी बाल नहीं होते। पुरुषों में स्तनों का विकास नहीं होता और दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं। स्त्रियों के नितंबों में अधत्वचीय अस्तर होता है। वसा के मोटे अस्तर के कारण इनके नितंब अर्थात चुत्तर फूले होते हैं। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली और सुरीली होती है और पुरुषों की आवाज़ भारी होती है। पुरुष का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण अर्थात टेस्टिस प्रमुख जननांग होते हैं, जिसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। पुरुषों के जननांगों को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है स्क्रोटम, जिसे वृषणकोश कहते हैं। सेकेंड टेस्टिस या वृषण। थर्ड एपिडिडाइमिस अधिवृषण। फोर्थ वास डिफरेंसेस शुक्रवाहिनियाँ। फिफ्थ यूरिथ्रा एंड पेनिस मूत्र मार्ग तथा शिश्न। और छठवां है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स सहायक जनन ग्रंथियाँ। मनुष्य के नर जननांग। नर जननांग के अंतर्गत उदर गुहा के नीचे एक जोड़ी गोल संरचना वृषणकोश पाई जाती है। इसमें टेस्टिस या वृषण पाया जाता है। वृषण से होकर आदि वृषण अर्थात एपिडिडाइमिस कुंडलित नलिका आगे की ओर वास डिफरेंस अर्थात शुक्रवाहिनी के द्वारा गुजरती है, जो शुक्राशय में एकत्र होती है। शुक्राशय के बगल में एक ग्रंथि होती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि पतली नलिकाओं द्वारा शुक्राशय और शुक्रवाहिनी में मिलती है। शुक्रवाहिनी से होकर एक नलिका मूत्र मार्ग द्वारा पेनिस में खुलती है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की संरचना। इसके अंतर्गत उदर गुहा में उभरे हुए एक जोड़ी वृषण टांगों के बीचों बीच थैली उन्मा लटके हुए होते हैं। इसे अंडकोश या फोथा स्क्रोटम कहते हैं। वृषणकोश के प्रत्येक अर्धभाग में उपस्थित वृषण से निकलने वाली शुक्रवाहिनी, लसिका वाहिनी और इससे होकर आने जाने वाली रुधिर वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के साथ साथ वंशण नाल में फैली होती हैं। ये सभी रचनाएं अंतराली संयोजी ऊतकों से चिपककर वृषणदंड या स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती हैं। वृषणों अर्थात टेस्टिस का उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में उपस्थित होना मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों का आवश्यक स्वभाव होता है।
क्योंकि शरीर ताप अधिक होने के कारण शुक्राणुओं का निर्माण उदर गुहा में नहीं हो सकता। शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप से 3 सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। अतः वृषण कोश उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की संरचना। मानव में प्रत्येक वृषण लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा गुलाबी और अंडाकार होता है। इसका भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। ये एक मोटे द्विस्तरीय वृषणखोल अर्थात संपुट टेस्टिकुलर कैप्सूल से ढका होता है। संपुट का बाहरी स्तर महीन होता है। इसे यौनिक स्तर या ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। यह पूरे वृषण के चारों ओर न होकर अधूरा होता है। इसके नीचे सघन श्वेत तंतुओं के बने संयोजी उत्तक का मोटा स्तर होता है, जिसे श्वेत कंचुक अर्थात एल्बुजिनिया स्तर कहते हैं। यह पूरे वृषण पर फैला होता है। इससे निकली अधूरी वृषण पट्टियां सेप्टुला टेस्टिस वृषण में भीतर धंसकर इसके उत्तकों को लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में बांट देती हैं। प्रत्येक पिंडक के ढीले से संयोजी उत्तक में 1, 2 या 3 महीन या अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं में शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया द्वारा नर जनन कोशिकाएं अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन पिंडकों के उत्तकों में रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतःस्रावी कोशिकाओं के अनेक समूह होते हैं। अंतःस्रावी कोशिकाओं को अंतराल कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडी की कोशिकाएं सेल्स ऑफ लेडी कहते हैं। ये नर हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स द्वारा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका के चारों ओर संयोजी उत्तक की बनी आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन या ट्यूनिका प्रोप्रिया होती है, जिसके भीतर जननिक एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट शुक्रजनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया और सहायक कोशिकाएं एसेसरी सेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन। शुक्रजनन कोशिकाओं के बार बार विभाजनों के कारण इन कोशिकाओं के कई स्तर बन जाते हैं। बाहर की ओर क्रमशः प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तथा स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। अवलंबन कोशिकाएं संख्या में बहुत कम, बड़ी व स्तंभी होती हैं। इन्हें सर्टोरी सेल्स या नर्व सेल्स कहते हैं। इनका स्वतंत्र छोर गर्तों में बटा होता है। इन्हीं गर्तों में स्पर्मेटिड्स धंसकर शुक्राणुओं में बदलते रहते हैं। विकासशील इन जननिक कोशिकाओं को अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती है और स्पर्मेटिड्स के निरर्थक कोशिका द्रव्य का विघटन करती है और इन्हिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन्स का स्राव करती है। शुक्रजन नलिकाएं वृषण की सतह से कुंडलित होती हैं, अंत में जाकर सीधी हो जाती हैं और वृषण जालक में खुलती हैं, जहां से कई अपवाहक नलिकाएं वृषण के पिछले भाग से होकर गुजरती हैं, जो अधिवृषण या एपिडिडामिस डक्ट से होकर गुजरती हैं, जिसमें रोमाभी एपिथेलियम के महीन स्तर होते हैं। अधिवृषण या एपिडिडामिस लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित कौमा की आकृति की संरचना जो वृषण के पश्च तल तक फैली होती है अधिवृषण कहलाती है। अधिवृषण नलिका की दीवार में भीतर की ओर सीडो स्तरित स्तंभी एपिथेलियम उत्तक की परतों से बनी होती है। इसमें शाखान्वित सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई होते हैं, जिन्हें स्टीरियोसिलिया कहते हैं। इस नलिका में शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन होता है, अर्थात यह शुक्राणु
गतिशील अंडाणु के निषेचन योग्य हो जाते हैं। नलिका में शुक्राणु लगभग 1 माह तक संग्रहित रहते हैं, फिर इनका विघटन होने लगता है। माइक्रोविलाई इनका अवशोषण करते रहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, नर जनन वाहिनियों की संरचना। एपिडिडामिस नलिका आगे की ओर कम कुंडलित होकर कुछ मोटी हो जाती है और अंत में बिल्कुल सीधी होकर शुक्रवाहिनी के रूप में अधिवृषण के उत्तक से बाहर आ जाती है। इसकी गुहा सक्रिय हो जाती है। इसकी कोशिकाओं में तरल का स्रावण होता है जो शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के मार्ग को चिकना करके सुगम बनाता है। एपिडिडामिस से निकलकर वास डिफरेंसेस या शुक्र नलिका के रूप में ये नलिकाएं आगे की ओर जाकर थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, जिसे एम्पुली ऑफ वास डिफरेंस कहते हैं। यह शुक्राशय से पतली नली द्वारा नलिका दोनों नलिकाएं एक स्थान पर जुड़ जाती हैं, जिसे डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल कहते हैं। दोनों नलिकाएं इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच से मूत्र नलिका प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में खुलती हैं। शुक्रवाहिनी में क्रमाकुंचन गति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उत्पन्न होती है, जिससे शुक्रवाहिनी में शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। इसमें शुक्राणु कई महीनों तक संग्रहित रह सकते हैं। शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो एपिडिडामिस के पश्च तल से लगी ऊपर की ओर श्रोणि गुहा में पहुंचती है। यह मूत्राशय के पीछे मूत्रवाहिनी के चारों ओर फंदा बनाती है और शुक्राशय ग्रंथि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स की नलिका से जुड़ जाती है। दोनों नलिकाएं मिलकर 2 सेंटीमीटर लंबी इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका बनाती हैं। स्खलन नलिका 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग यूरिथ्रा में खुलती है। शुक्राशय की नलिका में खुलने से पहले शुक्रवाहिनी का कुछ भाग फूला हुआ होता है। इस भाग को तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। मूत्र मार्ग तथा शिश्न की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा एंड पेनिस। मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर नाल के रूप में होता है, जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर शिश्न तक मूत्रोजनन छिद्र यूरिनोजेनाइटल अपर्चर द्वारा खुलता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। यह मूत्र मार्ग का लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा प्रारंभिक भाग होता है, जो प्रोस्टेट नामक बड़ी ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। दोनों ओर की स्खलन नलिकाएं इसी में खुलती हैं। शिश्न का द्वितीय भाग है झिल्लीय मूत्र मार्ग मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न के बीच में स्थित एक पेशी तंतुपट को बेधता हुआ शिश्न में घुसता है। यहीं पर छोटी सी ग्रंथि काउपर की ग्रंथि खुलती है। शिश्नीय या स्पंजी मूत्र मार्ग पेनाइल या स्पंजी यूरिथ्रा। यह मूत्र मार्ग का लगभग अंतिम 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, जो शिश्न में से होकर गुजरता है। शिश्न पुरुष के बेलनाकार एवं उत्थानशील इरेक्टाइल मैथुनांग अर्थात लिंग को कहते हैं। यह वृषणकोश पर बीच में उधर से लटका रहता है। यह त्वचा से ढका और 3 भागों में विभेदित स्पंजी अंग होता है। उधर की ओर क्रमशः इसके निम्न भाग होते हैं। फर्स्ट शिश्न मूल अथवा जड़, शिश्नकाय बॉडी ऑफ पेनिस, शिश्न का मुंड ग्लांस ऑफ पेनिस। 3 भागों से होकर शिश्न का निर्माण होता है। पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय। प्रत्येक शुक्रवाहिनी सीधे मूत्र मार्ग में खुलने के बजाय अपनी ओर के शुक्राशय की छोटी सी वाहिका में खुलती है। इस प्रकार बनी नलिका को स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यह मूत्र मार्ग में खुलती है। प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना में होती है। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता, वरन यह एक पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे तरल का स्राव करने वाली ग्रंथि होती है।
स्खलन के समय दोनों शुक्राशय संकुचित होकर इस तरल को मुक्त करते हैं। यह तरल पुरुष के वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। इसमें फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टैग्लैंडिन्स तथा सिमेनोजेलिन्स नामक प्रोटीन्स होती हैं। क्षारीय होने के कारण यह स्त्री की योनि के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। इसकी फ्रक्टोज शर्करा का उपयोग शुक्राणु एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। प्रोस्टैग्लैंडिन्स शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने तथा स्त्री की योनि की पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। सिमेनोजेलिन के कारण स्खलन के बाद वीर्य का स्कंदन होता है, जिसके कारण वीर्य गाढ़ा हो जाता है। दूसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है यह। मूत्र मार्ग के आधारी भाग के चारों ओर सिंघाड़े के समान एक ही बड़ी और सघन ग्रंथि होती है जो कई पिंडों में बटी होती है। ये पिंड छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा मूत्र मार्ग में खुलते हैं। स्खलन के समय यह ग्रंथि सफ़ेद तरल का स्राव करती है जो वीर्य का लगभग 25% भाग होता है। इसमें सिट्रेट, फास्फेटेस और कई प्रकार के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाइलुरोनिडेज इत्यादि। ये पदार्थ वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकने तथा शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का काम करते हैं ताकि शुक्राणु मादा की योनि से गर्भाशय और फिर अंडवाहिनी में जा सके। पुरुषों में 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि प्राय फूलकर बड़ी होने लगती है, जिससे मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ने के कारण मूत्र त्याग में बाधा होती है। तब ऑपरेशन द्वारा इस ग्रंथि को हटा दिया जाता है। तीसरी सहायक ग्रंथि होती है बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स की ग्रंथियां। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्रोजनन तंतुपट्ट में मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित एक छोटी सी अंडाकार ग्रंथि होती है इसी में खुलती है। यह एक गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय तरल का स्राव करती है। मैथुन उत्तेजना के समय इस तरल की एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग को क्षारीय एवं चिकना बनाती है ताकि शुक्राणुओं के मार्ग में मूत्र त्याग की अम्लीयता समाप्त हो जाए और मार्ग चिकना भी हो जाए। मादा की योनि को चिकना बनाकर यह तरल मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी सुगम बनाता है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा और जीव विज्ञान में प्रथम चैप्टर मानव का जनन तंत्र है और अक्सर इस चैप्टर से एक लंबा प्रश्न पूछा जाता है। मनुष्य के नर जन्नांग का अथवा मादा जन्नांग का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो चित्र के माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट 2 अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।